हेलो फ्रेंड्स, बीएफएम के कुछ और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट आर अनसिक्योर्ड डीपी या फिर एलसी? वेयर द पेमेंट इज मेड अगेंस्ट डॉक्यूमेंट ऑन प्रेजेंटेशन। जब आप डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करोगे तो आपको पेमेंट दी जाएगी, वो होगी आपकी अनसिक्योर्ड डीपी, डिमांड प्रॉमिसरी, एलसी। ठीक है, जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो आपको पेमेंट दे दी जाएगी, डीपी। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फॉरेक्स ट्रांजेक्शन चाहिए, आप सेल या परचेज कर रहे हैं, आर रेगुलेटेड इन इंडिया अंडर विच एक्ट एंड ऑब्जेक्टिव। तो किस एक्ट के तहत फॉरेन ट्रांजेक्शन चाहिए, आप सेल कर रहे हैं परचेज करें तो रेगुलेट की जाती है, वो है फेमा एक्ट 1999 के तहत। ठीक है, फेमा एक्ट 1999 के तहत ही सारे के सारे जो गाइडलाइंस है फॉरेन ट्रांजेक्शन के तहत, वो फेमा एक्ट 1999 में लिखी गई है। फेमा से पहले फेरा एक्ट था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसकी फुल फॉर्म है फेमा की, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इससे पहले 1976 में था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा बोलते थे, FERA, फेरा। सो उसके नाम में ही आर था, आर यानी रेगुलेशन करना, रेगुलेट करना। तो उसमें इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी जिसकी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो नहीं पाता था, और हमारी कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो उतना अच्छे से नहीं हो पाता था, क्योंकि कहीं भी जाना हो तो हर चीज़ के लिए RBI की हमें परमिशन लेनी होती थी, और वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता था प्रोसेस, महीनों लग जाते थे। तो देखा गया कि फेरा में इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है तो कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, हमारी कंट्री से कुछ चीज़ बाहर नहीं जा रही, बाहर की कंट्री से यहाँ नहीं जा रही, क्योंकि जब एक्सपोर्ट बढ़ता है तो फॉरेन करेंसी हमारे पास आती है। जैसे हमारा कस्टमर कोई भी एक्सपोर्ट करता है तो बदले में फॉरेन करेंसी हमारे पास आती है, तो फॉरेन जो रिजर्व है हमारी कंट्री का वो बढ़ता है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है, अगर इतनी रिस्ट्रिक्शंस आप रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए फेरा को हटा के फेमा एक्ट लाया गया था। तो जितनी भी रेगुलेशन है इंडिया में, चाहे आप फॉरेन एक्सचेंज सेल करें या परचेज करें, वो फेमा एक्ट 1990 तहत के की जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है फेमा एक्ट का? टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड्स एंड ऑर्डरली मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर बैंक फॉरेस्ट। तो जो आपस में बैंकों का जो फॉरेस्ट मार्केट है उसके डेवलपमेंट के लिए, और एक्सटर्नल ट्रेड मतलब बाहर की कंट्रीज से हमारा ट्रेड बढ़े, क्योंकि आप ट्रेड बढ़ाएंगे ज़्यादा, आप उनको एक्सपोर्ट करेंगे, बदले में आपको फॉरेन करेंसी मिलेगी, तो हमारी कंट्री के लिए अच्छा है। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम कच्चा तेल खरीदते हैं, क्रूड ऑयल, तो उसके लिए हमें पेमेंट उनकी ही कंट्री की करेंसी में करनी होती है। जैसे मान लीजिए USA से कुछ खरीद रहे हैं तो USA का डॉलर भेजना होता है, अगर हमारे पास डॉलर रहेगा तब तो हम उनको पेमेंट कर पाएंगे ना। इसलिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उसकी पेमेंट हमें उन्हीं कंट्री की करेंसी में करनी होती है, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़रूरी है। चलिए 17 क्वेश्चन हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 18। इसमें बोला है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन रिमिटेंस अप टू USD 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर कैन बी अलाउ फॉर। तो आपको मालूम होगा, जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया था आपको, फेरा एक्ट, ये वाला हमने देखा था इससे पहले ना, फेमा एक्ट सॉरी। तो इसमें बोला था कि लिबरलाइज रेमिटेंस की, यानी कि 2,50,000 तक, 2,50,000 USD एक साल तक आपको ज़्यादा परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, उसको बोला था लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। तो उसमें बोला कि कैपिटल अकाउंट आप ट्रांसफर कर रहे हैं 2,50,000 पर ईयर की, कैन बी अलाउड फॉर परमिशबल कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर फॉर किस किस टाइप की ट्रांजेक्शन में? अगर आप ओपनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट, अगर बाहर की कंट्री में कोई अकाउंट ओपन कर रहे हैं फॉरेन करेंसी, तो आपको उसमें पैसा जमा करना होगा ना, तो 2,50,000 तक का कर सकते हैं। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी अब्रोड, बाहर की कंट्री में परचेज कर रहे हैं प्रॉपर्टी, तो 2,50,000 तक आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अब्रोड तब आप इतने का कर सकते हैं। टाइप होली ऑन सब्सिडरी के साथ आप कोई जॉइंट वेंचर कुछ कर रहे हैं अब्रोड में, तब भी आप इतने तक का रेमिटेंस कर सकते हैं। किसी भी टाइप का लोन अगर आप दे रहे हैं, ऐसा करके ले रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप 2,50,000 तक का रेमिटेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चार पांच चीज़ें है जहाँ पे आप 2,50,000 तक की लिमिट में कर सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज बाइंग रेट? बाइंग रेट क्या होता है? व्हेन देयर इज इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स, तो जब जैसे मान लीजिए कोई फॉरेन कंट्री आपके पास आ रही है, फॉरेन करेंसी, सॉरी कंट्री नहीं, फॉरेन करेंसी आपके पास आ रही है, तो जनरली आती कहाँ, बैंकों के पास आती है, क्योंकि बैंकों के पास फॉरेन करेंसी आ रही है। इसका रीजन कब हो सकता है, कब बैंकों के पास फॉरेन करेंसी आती है? मान लीजिए कोई बेटा है जो कि फॉरेन में जॉब करते हैं और उसके माता पिता इंडिया में रहते हैं, तो हर महीने वो 5,000 2,000 डॉलर कुछ अपने माता पिता को भेजता है हर महीने। तो उस केस में क्या करेगा, वो बैंक को भेजेगा, और फिर बैंक उस डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करके उनके जो पेरेंट्स हैं उनके अकाउंट में क्रेडिट करेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, फॉरेन करेंसी बैंकों के पास आएगी। इस तरह से और भी चीज़ें हो सकती है, तो उस केस में बैंकों के पास फॉरेन करेंसी आती है। जब भी बैंकों के पास फॉरेन करेंसी आती है तो उसको बोला जाता है बाइंग रेट। ठीक है ना, व्हेन देयर इज इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स इट इज परचेज एंड बाइंग रेट इज अप्लाइड। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ परचेज ऑफ एक्सपोर्ट बिल, जब हम मान लीजिए एक्सपोर्ट बिल परचेज कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट बिल परचेज कर रहे हैं, यानी कि जो एक्सपोर्टर है उसने सामान बना के बाहर भेज दिया और उसको मिला मिला है बिल, उसका हो गया नाम एक्सपोर्ट बिल, और उस बिल में लिखा है कि पेमेंट आ जाएगी 2 महीने में, 4 महीने।
तो एक्सपोर्ट बिल आप परचेज कर रहे हैं, तो एक्सपोर्टर ने सामान बना के मान लीजिए यूएस में बेचा है, तो बदले में आपको डॉलर मिलेंगे, ठीक है। तो तब भी आपके पास फॉरेन करेंसी आएगी, तो उसको बोला जाता है बाइंग रेट। ये दो तरह से हो सकता है, टीटी बाइंग, टीटी सेलिंग। टीटी बाइंग में क्या होता है, जब आपका नॉस्ट्रो अकाउंट ऑलरेडी क्रेडिट हो गया हो और फिर उसके बाद आप पेमेंट दे रहे हैं, उसको बोला जाता है टीटी बाइंग। जैसे कि मैंने बताया कि बेटा जॉब करता है फॉरेन कंट्री में, उसके माता पिता पेरेंट्स इंडिया में हैं। तो ऐसा होगा कि वो $2000 बैंक के नॉस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, और बैंक अपना अकाउंट चेक करेगा नॉस्ट्रो अकाउंट, उसमें 2000 का क्रेडिट होगा। तो बैंक ने देख लिया $2000 का क्रेडिट है, पहले से पेमेंट आ गई, और अब बैंक क्या करेगा, उस $2000 को रुपये में कन्वर्ट करके हमारे जो कस्टमर था यानी जो बेटा था उसके पेरेंट्स के अकाउंट में भेज देगा। उसको बोला जाता है टीटी बाइंग। टीटी यानी टेलीग्राफिक ट्रांसफर, और ऑलरेडी बैंक अकाउंट में पैसा आ चुका है, इसलिए उसको बोला जाता है टीटी बाइंग रेट। ऐसी एक है बिल बाइंग रेट। बिल बाइंग तब अप्लाई होता है जब नॉस्ट्रो अकाउंट इज क्रेडिटेड लेटर एंड पेमेंट मेड अर्लियर। ऐसा तब होगा जब बैंक ने मान लीजिए बिल है बैंक के पास, तो बैंक ने बिल देख के हमारे बोरोर को पेमेंट दे दिया, पर पेमेंट मान लीजिए 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ऐसे आने वाला हो, बाद में पेमेंट आएगी, नॉस्ट्रो में आएगा पेमेंट पर कुछ टाइम बाद आएगा, और पहले से बैंक ने पैसा दे दिया, उसको बोला था बिल बाइंग। और यहाँ पे प्रूफ है, बिल है, उस बिल के प्रूफ के तहत ही बैंक ने उसको पेमेंट की है। तो वही हो गया हमारा बिल बाइंग। टीटी बैंक में पहले से पेमेंट आ गई, पैसा मिल गया, और उसके बाद फिर कन्वर्ट करके, मतलब अपना कमीशन लेके कन्वर्ट करके बैंक कस्टमर को देता है, यानी उनके माता पिता को जैसे कि दे रहा है। बिल बाइंग में क्या रहेगा, पर हाँ इसमें कुछ प्रूफ नहीं है, उसमें बैंक अपना देखेगा, नॉस्ट अकाउंट चेक करेगा, कस्टमर का मेल ट्रीट करेगा, उससे काम हो जाएगा। बिल बैंक में प्रॉपर हमारा एक्सपोर्टर आकर बिल शो करेगा, और बिल की जेन्युइननेस चेक करने के बाद बैंक क्या करेगा, बोरोर को पैसे देगा। और अभी पेमेंट नहीं आई है, बिल में लिखा है पेमेंट आएगी, पर अभी बैंक को पैसे नहीं मिले, तो वो हो गया हमारा बिल बाइंग रेट। 19 हो गया। 20 देखते हैं, व्हाट इज सेलिंग रेट। इसका जस्ट अपोजिट है। जैसे बाइंग में बैंकों के पास फॉरेन करेंसी आती है, सेलिंग में बैंकों के पास से फॉरेन करेंसी जाती है। कब जाएगी, मान लीजिए हमारे कस्टमर ने किया इंपोर्ट, इंपोर्ट माने बाहर से मान लीजिए कोई इंपोर्टेड कार मंगवाई है, बदले में भेजने बैंकों को $1 लाख, तो बाहर चलेगी फॉरेन करेंसी, तो उस केस में जो रेट लगेगा वो होगा सेलिंग रेट। दूसरा एग्जाम्पल, इंपोर्टर भी होते हैं। इंपोर्टर जैसे एक्सपोर्टर का काम है सामान बना के बाहर भेजना, इंपोर्टर का काम है बाहर से सामान मंगवाना, उसको बोला जाता है इंपोर्टर। तो उनके पास जो बिल होगा वो होगा इंपोर्ट बिल। उस इंपोर्ट बिल में लगा लिखा होगा कि पेमेंट आपको करनी है, ठीक है। वही होगा हमारा। उस केस में बैंकों को क्या करना, वो क्या करेगा, वो तो रुपए देगा बैंकों को, बैंक फिर अपना कमीशन लेके उसको डॉलर में चार्ज कन्वर्ट करेगा, और फिर वो डॉलर बैंक को बाहर भेजना पड़ेगा। तो उस केस में जो रेट लगेगा वो होगा हमारा सेलिंग रेट, ठीक है। सेलिंग रेट में जो फॉरेन करेंसी वो बाहर जाती है, इसमें लिखा है बिल सेलिंग रेट इज अप्लाइड व्हेन हैंडलिंग ऑफ इंपोर्ट इज। बिल सेलिंग रेट तब बोलेंगे, मतलब ये भी दो टाइप का है, बिल सेलिंग, टीटी सेलिंग। बिल सेलिंग तब लगेगा जब इंपोर्ट बिल की हैंडलिंग होगी, यानी कि बिल होगा इंपोर्ट बिल आपके पास और उसकी पेमेंट करनी होगी, तो बिल सेलिंग रेट लगेगा। टीटी सेलिंग कब लगेगा, व्हेन देयर इज सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसका उल्टा एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, टीटी सेलिंग तब होगा जब आपके पास जो है उनके पेरेंट्स आ रहे हैं और उसका बेटा फॉरेन में जॉब नहीं करता, अभी पढ़ाई कर रहा है, तो वो आपको रुपए देंगे, बोलेंगे ये लीजिए $1 लाख, इसको आप डॉलर में कन्वर्ट करके हमारे बेटे को भेज दीजिए जो कि यूएस में पढ़ रहा है। उस केस में जो रेट लगेगा वो होगा टीटी सेलिंग, क्योंकि बैंक के पॉकेट से पैसा जाएगा, इसलिए उसको टीटी बोला है। और ऊपर वाले में बिल बोला था, क्यों, क्योंकि इंपोर्टर का बिल देख के बैंक आपके इंपोर्टर के, यही दोनों में डिफरेंस हो गया, बिल सेलिंग और टीटी सेलिंग। टीटी सेलिंग में क्या होगा, उसके माता पिता आपको पैसे देंगे, आप पैसे देखेंगे, हाँ ये 1 लाख है, उसको आप डॉलर में कन्वर्ट करके फिर उसके बेटे के अकाउंट में जो कि यूएसए में स्टडी कर रहा होगा तब आप भेजेंगे, हो गया टीटी सेलिंग। बिल सेलिंग में आपके पास सिर्फ इंपोर्ट बिल है और उसमें लिखा है कि आपके इंपोर्टर ने $1 लाख का सामान मंगवाया है, तो आपको वहां भेजना पड़ेगा, तो आप इंपोर्टर से पैसे लोगे और फिर पेमेंट करोगे, क्योंकि इसमें बिल इन्वॉल्व है, मतलब आपके पास एज ए प्रूफ क्या है, बिल है, इंपोर्टर का बिल है, इसलिए उसका नाम रखा गया बिल सेलिंग रेट। और टीटी सेलिंग में किसी भी टाइप का कोई भी बिल आपके पास नहीं होगा, इसलिए उसका नाम है टीटी सेलिंग, इसमें डायरेक्ट पैसे की बात होगी, ठीक है। ये आपके न्यूमेरिकल में भी पूछते हैं, और ये थ्योरी वाला कंसेप्ट भी आपका क्लियर इसमें हो गया होगा। 21 है, इंडिविजुअल कैन अवेल ऑफ फॉरेक्स फैसिलिटी। सो एलआरएस हो गया आपका लिबराइज रेमिटेंस स्कीम। तो उसके तहत किस लिमिट तक वो फॉरेक्स फैसिलिटी, तो एक फाइनेंशियल ईयर में 2,50,000 यूएसडी, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 2,50,000 यूएसडी इन वन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। 21 का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 22। व्हाट इज बिल ऑफ लैंडिंग। बिल ऑफ लैंडिंग उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं जब आप सी के थ्रू कोई भी अपने जो ट्रांसपोर्ट कराते हैं, मतलब अपना सामान आपने बनाया, मान लीजिए एक्सपोर्टर है, तो सी के थ्रू, सी रूट के थ्रू आपने अपने सामान को भेजा है, तो आपको जो डॉक्यूमेंट दिया जाएगा शिपमेंट कंपनी के द्वारा उसको बोला जाएगा बिल ऑफ लैंडिंग। यही उसका प्रूफ है कि आपने सामान शिपमेंट के थ्रू, सी के थ्रू भिजवाई है, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बिल ऑफ लैंडिंग। व्हाट इज ई रिवोकेबल एलसी। एलसी विच कैन बी कैंसल्ड, मतलब बिना किसी की कंसेंट के कभी भी सेल्सी को कैंसिल किया जाता है, किया जा सकता है, उसको बोलते हैं
इरिवोकेबल एलसी, जब अपनी मर्जी से कोई भी कैंसिल कर देगा तो उस एलसी की क्या वैलिडिटी, क्या वैल्यू रह जाएगी, नहीं कोई वैल्यू रह जाएगी, ये सिर्फ डेफिनेशन में। तो रिवोकेबल एलसी क्या रहता है, पहले से मेंशन रहता है, अगर ऐसा कुछ बनवाना है रिवोकेबल या इरिवोकेबल तो एलसी में मेंशन रहेगा। अगर एलसी में कुछ भी मेंशन नहीं रहा तो समझ लीजिए बाय डिफॉल्ट वो होगा इरिवोकेबल एलसी। अब अगला क्वेश्चन वही है, व्हाट इज इरिवोकेबल एलसी? इट इज अ एलसी विच कैन नॉट बी कैंसल विदाउट कंसेंट। तो जितनी भी पार्टीज है, मान लीजिए 4 पार्टीज है, 5 पार्टीज है, सबकी मर्जी के बिना इस एलसी को कैंसिल नहीं किया जा सकता, उसका नाम होता है इरिवोकेबल एलसी। और रिवोकेबल एलसी क्या होता है, इट इज अ एलसी विच कैन बी कैंसल्ड, मतलब सबकी मर्जी के बिना, किसी की भी मर्जी, कोई भी मर्जी के बिना इस एलसी को कैंसिल किया जा सकता है, वो होता है रिवोकेबल। अगर ऐसा ऐसा एलसी खुलवाना है, बहुत रिस्की है पहली बात, और डॉक्यूमेंट में साफ साफ मेंशन होना चाहिए कि रिवोकेबल एलसी, बैंक ऐसे एलसी ओपन नहीं करता है, पर फिर भी नॉलेज के लिए आपको मालूम होना चाहिए। इरिवोकेबल मतलब सभी पार्टी की मर्जी के बिना इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, वो होता है इरिवोकेबल एलसी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज कंफर्मिंग बैंक? ये आपका पहले जो हमने स्टार्टिंग के पार्ट देखे तो उसी में, इन एडिशन टू इशिंग बैंक एट द रिक्वेस्ट ऑफ इशिंग बैंक। तो होता कौन सा, इशिंग बैंक कौन सा था, जो फॉरेन कंट्री का बैंक था, तो वो जो फॉरेन कंट्री का बैंक है वो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मांग लेता है। मान लीजिए इंडिया में कोई बैंक है, तो जिसको हमने एडवाइजिंग बैंक बोला, वही तो हमारे बोरो को एडवाइस करेगा। तो जो एडवाइजिंग बैंक है वो बहुत छोटा बैंक है, और जो एक्स वाई जेड का बैंक है मान लीजिए इतना बड़ा नहीं है। सो इशिंग बैंक की रिक्वेस्ट पे दूसरा बैंक अगर अपनी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दे देता है तो उसको बोला जाता है कंफर्मिंग बैंक। कंफर्मिंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक, नॉमिनेटिंग बैंक, ये सभी के सभी सेम हो सकते हैं, ठीक है, और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो कंफर्मिंग में बस इतना ही है कि इशिंग बैंक के रिक्वेस्ट में एक बैंक अपनी कंफर्मेशन एक्स्ट्रा दे देता है एलसी में, उसी को बोला जाता है कंफर्मिंग बैंक। 26 क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज मार्केट रिस्क? इट इज एक्सपोजर टू एडवर्स चेंज इन प्राइस और वैल्यू ऑफ समथिंग इन विच द बोरोवर्स डील। तो मार्केट रिस्क ऐसा हो गया कि हमारा बोरोवर जो है उसके हिसाब से, जो मार्केट में, जिस मार्केट में हमारा बोरोवर डील कर रहा है, जैसे मान लीजिए बैंक है कोई भी, वो जिस मार्केट में डील कर रहा है वहाँ पे क्या है, एडवर्स मूवमेंट, यानी कहता है ना मार्केट ही डाउन चल रहा है, मतलब मार्केट का सिनेरियो बैंकों के लिए या किसी भी बोरोवर के लिए अच्छा नहीं है। जो भी प्राइस चेंज हो रहा है बैंकों के लिए, अगर हम बात करें प्राइस की, तो इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट मूवमेंट डिफरेंट हो रहा है, तो बैंकों को इस केस में लॉस झेलना पड़ेगा क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है। तो मार्केट की वजह से जो रिस्क होते हैं ये सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स में ही आएगा, और मार्केट की वजह से बैंकों को जो रिस्क फेस करना पड़ता है उसको बोला जाता है मार्केट रिस्क। Such changes have serious implications for the cash flow which not only affect the cash generation capacity but liquidity as well. तो इससे बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है कैश फ्लो में, क्योंकि इससे कैश जनरेशन कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि आपको लॉस हो रहा है तो कैश जनरेशन कैपेसिटी आपकी कम हो गई, और लिक्विडिटी की भी इसमें प्रॉब्लम आती है। दिस इन टर्न क्रिएट पेमेंट एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो पेमेंट और इससे रिलेटेड दिक्कतें भी इसमें आ जाती है। तो मार्केट रिस्क यानी कि मार्केट डाउन चल रहा है, मार्केट का मूवमेंट बैंकों के लिए अच्छा नहीं है। 27 देखेंगे, व्हाट इज लिक्विडिटी रिस्क? लिक्विडिटी A liquidity risk is where a market does not have the capacity to handle at least without significant adverse impact on price. So liquidity risk बैंकों के लिए कब हो जाएगा? लिक्विडिटी का मतलब होता है सफिशिएंट कैश, तो बैंकों के पास सफिशिएंट कैश नहीं रहेगा, और मार्केट में ही सिनेरियो ऐसा है कि बैंक कैश जनरेट नहीं कर पाया, अब उनके पास क्या है, लिक्विडिटी का क्रंच आ गया, कस्टमर्स विड्रॉल के लिए आ रहा है पैसे लेने के लिए, बट बैंकों के पास पैसा नहीं है, पैसा खत्म हो गया। और इसमें लिखा है ना, इनएबिलिटी टू मीट डेब्ट व्हेन दे आर फॉल ड्यू कुड बी द अनदर फॉर्म ऑफ सच रिस्क। द लिक्विडिटी क्रंच लेड टू डिफॉल्ट इन मीटिंग द कमिटमेंट एंड अफेक्ट द क्रेडिट। तो इससे क्या होता है, डिफॉल्ट क्रंच हो गया, डिफॉल्ट क्रंच लिक्विडिटी क्रंच हो गया, यानी कस्टमर पैसे लेने के लिए आ रहा है और बैंकों के पास लिक्विडिटी नहीं है, यानी कि कैश नहीं है। तो जो भी कमिटमेंट है बैंक को, जनरली क्या कमिटमेंट होती है कि कोई भी अगर कस्टमर चेक लेके आएगा, मान लीजिए 5 लाख का चेक, तो बैंक को उसको पैसा देना पड़ेगा, ये बेसिक कुछ चीज़ें होती है। तो कमिटमेंट की प्रॉब्लम आ जाएगी अगर बैंक डिफॉल्ट करता है, लिक्विडिटी के पैसे, लिक्विडिटी उसके पास नहीं है, लिक्विडिटी ना होने की वजह से बैंक अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाता, और बैंकों की जो क्रेडिट रेटिंग है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है, रेटिंग खराब हो जाती है, क्योंकि हर कोई इस बात पे बिलीव करके ही अपने पैसे को बैंक में रखता है कि जब हमें ज़रूरत होगी हम जाके उसको विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब बैंक ही अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहा, उसके पास लिक्विडिटी की परेशानी है, लिक्विडिटी क्रंच है, तो रेटिंग बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, विच इन टर्न मेक्स द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट अनसर्टेन। तो कब आपको कैश मिलेगा, इस चीज़ की जो बात है वो भी अनसर्टेन हो जाएगी। तो वो हो गया हमारा लिक्विडिटी
रिस्क। 28 है व्हाट इज काउंटर पार्टी रिस्क, जिसको बोला जाता है क्रेडिट रिस्क। द रिस्क इज दैट ए काउंटर पार्टी, तो काउंटर पार्टी कौन हो गया, अगर हम बैंकों की बात करें तो कस्टमर हो गया काउंटर पार्टी। तो ऐसा रिस्क जिसमें जो काउंटर पार्टी है या ये बोलिए कस्टमर है, या उसको आप डेटर भी बोल सकते हैं क्योंकि उसने हमसे लोन लिया, वो हमारा बोरोवर है। तो बोरोवर विल नॉट ऑनर देयर ऑब्लिगेशन हैविंग एडवर्स इम्पैक्ट ऑन बैंक सेलिंग। सो कस्टमर अपनी इसका ये जो क्रेडिट रिस्क है इसका बेस्ट एग्जांपल आप ऐसे मान सकते हैं कि जो हमारा कस्टमर है उसने पेमेंट करनी बंद कर दी, बोरोवर ने पेमेंट करनी बंद कर दी, और काउंटर पार्टी मतलब आपके अपोजिशन में कोई भी पार्टी जिससे आपको पेमेंट लेनी थी, कोई भी दूसरी पार्टी अदर देन आप, एक तो आप हो, एक कोई दूसरी भी पार्टी है, वो काउंटर पार्टी हो जाएगी। अगर बोरोवर है वो हमारा जिसको ईएमआई पे करनी है और वो नहीं पे कर रहा, तो वो हो जाएगा हमारा क्रेडिट रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क क्या होता है कि बोरोवर पे नहीं कर पा रहा। इससे पहले था लिक्विडिटी, बैंकों के पास कैश नहीं है। मार्केट मार्केट का सिनेरियो बहुत सही नहीं है और मार्केट ही बिल्कुल डाउन चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज कंट्री रिस्क। कंट्री रिस्क क्या होता है कि किसी भी कंट्रीज की जो पॉलिसीज है, गाइडलाइंस है, वो इस तरह से बनाई गई है कि वो जो कंट्री है, जिस भी कंट्री की वो गाइडलाइंस है, वो कंट्री की गाइडलाइंस इसके फेवर में नहीं है कि वो बैंकों को, जैसे मान लीजिए बैंकों को कोई बोरोवर किसी दूसरी कंट्री में, अब वहां से बैंकों के पास मान लीजिए कोई पेमेंट आ गई है, पर वहां की कंट्री की गाइडलाइंस ऐसी है जो कि उस बोरोवर को रोक रही है, तो वही होता है हमारा कंट्री रिस्क। इसमें लिखा हुआ है कि जो दूसरी कंट्रीज होती है, तो कंट्रीज की जो गवर्नमेंट होती है वो अलग अलग टाइप के, जैसे कि वहाँ पे सब्सिडरी है और फॉरेन ऑनरशिप, उसमें अगर वो रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, या एक्सचेंज, जो उनका करेंसी एक्सचेंज कंट्रोल कैसे काम करता है, उस कंट्री का टैक्सेशन सिस्टम क्या है, और भी कोई ट्रेड बैरियर्स है उस कंट्री का, तो उस पे बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि कंट्रीज जिस हिसाब से गाइडलाइंस लगाएगी उसी हिसाब से हमारे बॉरोवर को भी डील करना होता है। तो अगर आपका बॉरोवर लिखा है ना व्हेन डीलिंग विद ओवरसीज बिजनेस, मतलब बाहर की कंट्री का कोई बॉरोवर है, सो उसको अपनी जो कंट्री की जो सोशल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उसको देखना पड़ेगा, उसकी ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस और जो कस्टम है वो उसको मानना पड़ेगा, और जो भी उनके लॉज है उन अपने कानून के हिसाब से तो वो सब काम कर सकता है ना जो हमारा बॉरोवर है जो कि फॉरेन कंट्री में। सो उसी हिसाब से जो लीगल सिस्टम है वो काम करता है, और उस कंट्री की गाइडलाइंस का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है हमारे बॉरोवर के कि वो पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। मतलब कंट्री रिस्क में सिर्फ आप कंट्री से ही परेशानी है। ये हो सकता है कि हमारा बॉरोवर तो रेडी है पेमेंट करने के लिए, पर वहाँ की कंट्री ऐसी जो उनको स्टॉप कर रही है। जैसे कई बार उस कंट्री में मान लीजिए एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज क्रंच हो गया, उनके पास फॉरेन करेंसी नहीं है, तो वो रिस्ट्रिक्शन लगा देगी कि अब आप बाहर फॉरेन पैसे करेंसी नहीं बेचोगे। इस तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शन वो लगा सकती है, कि आप उस कंट्री में पेमेंट नहीं करोगे, आप इम्पोर्ट नहीं करोगे, इस तरह के कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है वो वाली देश की कंट्री, वो वाली कंट्री से, फॉरेन कोई भी कंट्री। तो उसके केस में हमारे बॉरोवर को इसमें दिक्कत आ सकती है।